नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज समाचार पत्र तो नहीं है लेकिन बहुत सारी सूचनाएं हैं आप लोगों के लिए, वो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। जैसे यूपी ट्रिपल एससी की महत्वपूर्ण सूचना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी सूचना है और अन्य सूचनाएं हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की नकली बुक की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी और शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कल मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी कि जो भी विद्यार्थी हिंदी की बेस्ट बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए आदित्य प्रकाशन का 7वां संस्करण आ गया, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो समान हिंदी की बुक है काफी अच्छी है और सभी एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो यूपीएसआई हो, सीटेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीपीसीएस, आरओ यारो, सभी में ये जो बुक है वो काम आती है। लेकिन एक बात और बता दूं कि मार्केट में आजकल नकली बुक्स भी बहुत सारी आ गई हैं, तो आप लोग इससे बचिए। और खास तौर से ये जो शिकायत है, जो जानकारी मिली है, वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक्स में ज्यादा है और जो नकली कॉपी होती है उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं, इसलिए आप लोगों को इससे बचना चाहिए। और अगर आपको ये पता करना है कि कौन सी बुक असली है, कौन सी नकली है, कौन सी कॉपी, तो उसके लिए यहाँ पर ये पत्र पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप जब भी बुक खरीदते हैं तो उस पर मुहर लगवा लीजिए। मैंने एक बार एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था कि जो नकली बुक है उसमें कितनी त्रुटियां हैं, इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था, फिर से बना दूंगा। और जो ओरिजिनल बुक है उसमें पब्लिकेशन का होलोग्राम और स्पष्ट वाटरमार्क मिलेगा। आदित्य वस्तुनिष्ठ समान हिंदी 7वां संस्करण जो 5 अगस्त अभी कुछ दिन पहले ही प्रिंट होकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। इसके 1 से लेकर के 16 और अंतिम 641 से लेकर के 656 पेज ब्लैंक व मैजेंटा कलर में है, पूरी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। और आगे लिखा कि यह पुस्तक अगली बार जब भी पुनः मुद्रित होकर के बाजार में आएगी तब तिथि, रंगों और पृष्ठों की संख्या का विवरण पिछले आवरण कवर पृष्ठ पर अंकित रहे। और अगर आप लोगों को कोई शक भी है तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इनसे आप लोग पूछ सकते हैं फोटो भेज करके कि ये बुक नकली है कि असली है। तो इनका समान हिंदी का 7वां संस्करण तो आ ही चुका है और आरओ एआरओ का भी एक नई बुक आरओ एआरओ 2026-27 के लिए समान हिंदी की आने वाली है। और जो आरओ एआरओ और पीसीएस वगैरह में संक्षेपण वगैरह आता है, पत्र लेखन वगैरह, उसके लिए भी एक अलग से बुक प्रकाशित होने वाली है। और डायरेक्ट अगर पब्लिकेशन से बुक मंगवाना तो इन्होंने 2 नंबर जारी किए हुए हैं, आप लोग इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके बुक मंगवा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी में। यूपी ट्रिपल एससी डिपार्टमेंट स्किप अभियान, इसको लेकर के कल मैंने वीडियो भी बनाया था और ये बहुत जरूरी भी है। सभी विद्यार्थी जरूर ध्यान दें जो भी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी करते हैं, किस तरीके से सीटें बर्बाद होती हैं, कल मैंने विस्तृत बताया था। इसको लेकर के विद्यार्थी लखनऊ जाने वाले हैं। 18 तारीख को ये विद्यार्थी लखनऊ जाएंगे। ये विद्यार्थी तो जूनियर इंजीनियर के हैं, लेकिन जो ये सिस्टम शुरू किया यूपी ट्रिपल एससी ने, इससे सभी विद्यार्थी प्रभावित होंगे, चाहे वो लोअर के विद्यार्थी हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट के विद्यार्थी हो। तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा बाद में, पहले आप समझ लीजिए ये मामला क्या है। मुख्यमंत्री से भी मिले आप लोग, 4 बार हमने जनता दरबार जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुका है। हाँ। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई होती कहाँ है यहाँ पर, यही चीजें हैं। और उसके बाद में फिर सीधे क्रांति होती है। और चलिए ठीक है, फिलहाल मैं लोग यही चाहेंगे कि मेरी बातों को सुना जाए और डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन दिया जाए। मेरी एक ही मांग है, उसके बाद डीवी का रिजल्ट दिया जाए और फाइनल रिजल्ट तक इसको रखा जाए। सर हम चाहते हैं कि जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थी हैं तो इस पे ध्यान दें और सब लोग इसको ये आवाज उठाएं। ये आज सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, कल को आपके साथ होगा। अभी जूनियर असिस्टेंट जो 55 से 12 ऑनलाइन डीवी हुई थी, उनके साथ ये अन्याय हुआ, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए हैं। और अभी जो 3284 है इसमें ये होगा नहीं। ये आप लोगों ने ये मुद्दा बहुत जेन्युइन मुद्दा उठाया है और तभी मैं आया हूँ। मुझे में पहले आप समझ लीजिए ये मामला क्या है। मामला ये है कि जिस तरीके से किसी वैकेंसी में बहुत सारे विभाग से अधियाचन आता है, जैसे लोअर से आता है, मान लीजिए ईओ का है, सप्लाई इंस्पेक्टर का है, बहुत सारे पद रहते हैं, चकबंदी अधिकारी का है और भी अन्य मान लीजिए विभाग से पद आया। तो कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो पहले से चयनित होते हैं, ईओ वगैरह बनना चाहते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ऊपर केवल उनको 2 पोस्ट चाहिए, ये पोस्ट नहीं चाहिए, इसलिए वो आवेदन कर देते हैं। लेकिन अगर इन विद्यार्थियों का चयन इस पोस्ट पर हो जाएगा तो वो सीट बर्बाद चली जाएगी। ये विद्यार्थी यही बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर के कि डिपार्टमेंट स्किप का अभियान रखा जाए और विद्यार्थियों से फाइनल रिजल्ट के पहले
आवेदन मांगे जाए ऑनलाइन डीवी के समय में कि आपको कितने डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए। जो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कॉलम भरवाया जाता है उसमें यूपी ट्रिपल एस अनिवार्य कर दिया है कि सभी ऑप्शन आपको भरने पड़ेंगे, कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए नीचे के डिपार्टमेंट मिल गया, एक ही विज्ञापन में कई डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती है, अगर नीचे के डिपार्टमेंट मिल गया जिसमें वो कार्यरत है या उससे नीचे के डिपार्टमेंट है तो वो उस पर नौकरी नहीं करेगा। तो विद्यार्थियों को ये कहना है कि चाहे उसको एक विकल्प में टिक करने का मौका मिले या दो विकल्प में टिक करने का मौका मिले या सभी में टिक करने का मौका मिले, ये आज़ादी विद्यार्थी को यूपी ट्रिपल एस उपलब्ध करवाए। जिस तरीके से पीसीएस वगैरह में होता है कि जैसे मान लीजिए डिप्टी एसपी, एसडीएम, जेलर, नायब तहसीलदार, इस तरीके के बहुत सारे, और देखा भी हमने कि पूर्व चयनित यहाँ पर आते हैं आवेदन करने के लिए। तो जो एनटी हैं या जेलर वगैरह हैं तो वो अपने नीचे की पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करते, वो केवल एक या दो में कर देंगे कि या तो हमको एसडीएम मिले या डिप्टी एसपी मिले या एआरटीओ मिले। इतना मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको ना नियुक्त किया जाए। मतलब वो नीचे का वो पोस्ट प्रेफरेंस में भरते ही नहीं है, तो सीट बर्बाद नहीं होती है। और ये विद्यार्थी जो जूनियर इंजीनियर के विद्यार्थी हैं, ये इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती में, जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती 2016 में आई थी, 18 में आई थी, इसके चयनित भी बहुत सारे जेई, क्योंकि जेई में लगभग 13 विभागों का रियाचन आया था। जैसे मान लीजिए एक सिंचाई विभाग है, जल निगम है, पीडब्ल्यूडी है। तो कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो चाहते हैं, पहले के जो मान लीजिए सिंचाई विभाग में है या अन्य विभाग में है, तो वो चाहते हैं कि हम पीडब्ल्यूडी में आ जाए। तो इसके लिए वो इंजीनियर पहले से बने हुए हैं और वो इसके लिए, मगर मान लीजिए उनका नंबर इस पे नहीं आया, इतनी मेरिट नहीं है उनकी कि उनको पीडब्ल्यूडी मिल सके, तो उनका चयन जिस पे वो पहले से नौकरी कर रहे हैं उसी पर हो जाएगा। और यहाँ पर तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी जो कुछ बहुत तो तनख्वाह बढ़ी गई होगी, इंक्रीमेंट वगैरह बढ़ गया होगा, और फिर जहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं वो दोबारा नौकरी क्यों करेंगे, सीट बर्बाद हो जाएगी। यही विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस बढ़वाया जाए, कि हमको केवल पीडब्ल्यू मिले तब तो ठीक है, चाहे वो 10 पोस्ट चाहे वो 15 पोस्ट हो, बाकी कहीं पर भी हमको नौकरी नहीं करना है। ये विकल्प मांग रहे हैं यूपी ट्रिपल एस के विद्यार्थी। और पहले ये जब ऑफलाइन हुआ करता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब ये ऑप्शन था इन विद्यार्थियों को 2016 की भर्ती में दिया गया है। लेकिन जब से ये ऑनलाइन डीवी होने लगी है तब से सारे के सारे विकल्पों में टिक करना पड़ता है, और फिर वही होगा कि जो है बहुत सारे जो पद है वो बर्बाद चले जाएंगे। और केवल जूनियर इंजीनियर में ही नहीं, चाहे वो लोअर की वैकेंसी हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट में भी 40-45 विभाग की वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट में। और तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये पत्र विद्यार्थियों ने भेजा है और 18 तारीख को ये विद्यार्थी जाएंगे। इन विद्यार्थियों ने ट्विटर पर भी ट्रेंड करवाया था, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ था, लाखों ट्वीट हुए थे और ये 7-8 घंटे तक लगातार ट्रेंड करता रहा। इसको लेकर के विद्यार्थी सीएम से भी मिले थे, जनता दरबार में भी गए थे, 26 को, 27 को, 20 को, 22 जुलाई को उप मुख्यमंत्री से भी मिले थे। और यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस को इतने सारे ज्ञापन भी ये विद्यार्थी दे चुके हैं, उनकी तारीखें वगैरह भी लिखी हुई हैं। फिर से एक बार विद्यार्थी अंतिम प्रयास कर रहे हैं, और लखनऊ के जो भी विद्यार्थी हो, आसपास के जो भी विद्यार्थी हो, इन विद्यार्थियों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं सभी अधिकारियों को। चेयरमैन का एक बयान भी है जो समाचार पत्रों में छपा है। कल उन्होंने कहा कि प्रयागराज में भर्ती परीक्षा में सिर्फ आधुनिक तकनीकी जोड़ देने से व्यवस्था पारदर्शी नहीं बन सकती है। ईमानदार क्रियान्वयन, स्पष्ट जवाबदेही, मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर प्रशांत कुमार ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ये बात की। समझ में आ गया चेयरमैन साहब को कि एआई से पेपर बनवाना कैसा महंगा पड़ेगा, और एआई का जब उचित प्रयोग करेंगे, अच्छी तरीके से प्रयोग करेंगे, उसकी आपकी मंशा सही होगी तभी कुछ चीजें सही हो सकती हैं। आगे लिखा है कि उन्होंने कहा कि आयोग ऐसी तकनीकी सक्षम और जवाबदेही आधारित परीक्षा प्रणाली तैयार कर रहा है जिस पर अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहे। हर अभ्यर्थी को उसकी प्रतिभा, योग्यता, मेहनत के आधार पर समान अवसर मिलना आयोग की प्राथमिकता है। सुधार तो शिक्षा सेवा चयन आयोग काफी कर रहा है। और लिखा है कि डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कहा कि परीक्षा की सूची सिर्फ प्रश्न पत्र सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है। प्रश्न पत्र तैयार करने, प्रिंटिंग, परिवहन, सुरक्षित भंडारण से लेकर के परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, अभ्यर्थियों को सत्यापन, निगरानी, परिणाम तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना होगा। पेपर भी सही बनवाइए। तो यही सब बातें इन्होंने कही हैं। कोई भर्तियों को लेकर कोई बड़ी घोषणा तो नहीं की, ना ही आगे के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताया है।
अगली सूचना बाबा रामदेव की है और बाबा रामदेव बोले हैं कि भर्तियों में घपले ठीक करें, ऐसा ना हो मुझे फिर आंदोलन करना पड़े। रामदेव ने बहुत दिनों बाद बोले हैं। रामदेव ने शनिवार को सरकारी भर्तियों और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही ये घपले ठीक नहीं किए गए तो आंदोलन तेज हो सकता है और उन्हें फिर से विरोध करना पड़ सकता है। उन्होंने जेएनजेड से हिंसा और अराजकता में शामिल न होने की भी अपील की है। कहा कि विरोध संविधान की सीमाओं में रहना चाहिए और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए बाबा रामदेव ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और पैसे की ताकत सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। भर्ती प्रक्रिया में 90 से 99% तक गड़बड़ी के आरोप लगते हैं, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं आंदोलन की आड़ में अराजकता और कानून व्यवस्था की कमी का समर्थन नहीं करता, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में बहुत घपले हैं। इसे ठीक करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि रामदेव को फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। तो अब जब समझ गए हैं कि विद्यार्थी इतने विरोध में है, देश जल रहा है, तब बाबा जी को चिंता हुई है। लेकिन अभी तक भर्तियों में जो घोटाले पेपर लीक होते रहे, तब इन लोगों ने सुध नहीं लिया। शिक्षा व्यवस्था वाकई बहुत बेकार है, परीक्षा व्यवस्था और ज़्यादा बेकार है और इस देश में विद्यालय परीक्षा वगैरह कभी प्राथमिकता में नहीं रहे। कोई भी सरकार हो, केवल इस सरकार की बात नहीं हो रही है, किसी भी राज्य की सरकार हो। और यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस जनता पार्टी का एक न्यूज पेपर में सीजेपी का स्कूल ठीक करो अभियान आरंभ। देश भर के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का डेटा जुटाया जाएगा और लिखा है कि कांग्रेस जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में स्कूल ठीक करो नाम से अपने दूसरे अभियान की शुरुआत का ऐलान किया है। दीपके ने कहा कि पार्टी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का डेटा जुटाएगी और दीपके शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर अपने पैतृक गांव संटुक पिंपरी झंडारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि वह जिला परिषद के स्कूल में गए तो वहां शौचालय में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, खिड़कियां टूटी थी। सरकारी विद्यालयों का ज्यादातर यही हाल है, जबकि स्कूल में सिर्फ 4 बेंच थे। दावा किया कि उनके पहुंचने से कुछ देर पहले शौचालय साफ किया गया था। आजादी के 80 साल बाद भी सरकारी स्कूलों का यह हाल है तो देश कैसे तरक्की करेगा। दीपके ने स्कूल ठीक करो अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी एक चेकलिस्ट फॉर्म बनाया है। महाराष्ट्र समेत देश भर के स्कूलों में सीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे और देखेंगे कि बुनियादी सुविधाएं हैं या नहीं है। उन्होंने यह भी मांग उठाई कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाई जाए और 94,000 स्कूल बंद हुए। दीपके ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि बजट कम कर दिया गया है। दावा किया कि कथित रूप से निजी स्कूलों के फायदे के लिए 10 साल में 94,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। जनता को सरकार से पूछना चाहिए। सरकार जितनी भी सरकारी विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, इनमें मूलभूत सुविधा ही नहीं देती है, जिसकी वजह से कोई विद्यार्थी पढ़ता नहीं है। सरकार भी यही चाहती है, सरकार की मंशा ही यही है और वो जिम्मेदारी से भागना चाहती है। वो सोचती है कौन वेतन दे, कौन व्यवस्था करे, सब प्राइवेट में पढ़े, अपनी व्यवस्था खुद करे। और नहीं तो ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालयों में कोई पढ़ना नहीं चाहता। जिन सरकारी विद्यालयों में व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ विद्यालय हैं गिने चुने, वहां पर बच्चे भी आते हैं। आप जाकर के देख लीजिए, जितने भी आईआईटी संस्थान है, एनआईटीज के संस्थान है, इंजीनियरिंग संस्थान है, मेडिकल के जहाँ पर संस्थान है, जहाँ पर उचित व्यवस्थाएं हैं, यहाँ तक कि प्राइमरी विद्यालय भी, ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं जो पेपर में हम लोग देखते भी रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं अच्छी, वहाँ पर टीचर पूरे हैं। और अच्छी बात है सीजेपी ने ये अभियान शुरू किया है, लेकिन ये अभियान इसी तरीके से चलते रहने चाहिए। बस ये है कि इसका राजनीतिक लाभ ना हो, कोई नई पार्टी ना निकल करके आए। जिस तरीके से जो भी पार्टियों का उदय हुआ है अभी तक, जितने भी आप लोग क्षेत्रीय पार्टी देख रहे हैं, वो शुरुआत इसी तरीके से करती हैं, बाद में फिर उसी ढर्रे पर आ जाती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।